हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पढ़ ले सोशल साइंस। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क बुक का सेकंड चैप्टर राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आज हम सेकंड चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। वो बहुत इजी चैप्टर था, बहुत सिंपल सा चैप्टर था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड और फिर फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये सब हम चैप्टर 1 में पढ़कर आ चुके हैं। अब उसी कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, उसमें कुछ राइट्स दिए गए हैं, कुछ अधिकार दिए गए हैं। किनको? हम सिटीजन्स को, हम जितने भी लोग हैं, भारत के जितने भी नागरिक हैं, उनको दिया गया है अधिकार। कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो आज हम उस सारे अधिकार, सारे राइट्स को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके स्कूल से ट्रिप में लेके जा रहे हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो आपके टीचर्स ऐसा बोल दिए, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि जो वाइट पीपल है वही सिर्फ ट्रिप में जा सकते हैं, जो ब्लैक स्टूडेंट्स हैं वो नहीं जा सकते हैं, जो वाइट स्टूडेंट है वो जा सकते हैं। तो ये आपके साथ डिस्क्रिमिनेट हो रहा है ना, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है कि नहीं, क्यों वाइट स्टूडेंट जा सकते हैं, हम ब्लैक स्टूडेंट्स क्यों नहीं जा सकते। तो क्योंकि आपके पास राइट नहीं है तो आप कुछ बोल नहीं सकते। यही आपके पास अगर राइट होता, राइट टू इक्वालिटी यानी इक्वल ट्रीट, इक्वल बिफोर द लॉ और सबके सामने इक्वल ट्रीटमेंट, यानी कि अगर आपके पास राइट टू इक्वालिटी होता, समानता की अधिकार होता, समानता का, तो आप वहाँ पे कन्फेस कर सकते कि नहीं, मुझे राइट टू इक्वालिटी है मेरे पास, मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं जा सकता हूँ और मेरे पास राइट है, मैं जा कर रहूँगा। तो विदाउट राइट हम कुछ नहीं है। राइट्स हमें दिया गया है तो हमारे पास रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है और एक सिंपल सा, एक सटल सा लाइफ हम जी सकते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स। अब हम समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स में सबसे पहला है बिल ऑफ राइट्स। ये बिल ऑफ राइट्स क्या होता है? यानी कि लिस्ट ऑफ राइट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी देश के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सारे ही देश का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सारे ही कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिस्ट होता है कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स का, कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट राइट्स, जो कि इंडिया में फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। यूएसए में उसे बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, यूएसए में, लेकिन यही बिल ऑफ राइट्स को हम इंडिया में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। यानी कि कुछ लिस्ट होता है जहाँ पे कुछ फंडामेंटल, कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स दिया गया है किनको? सिटीजन्स को। तो इन बिल ऑफ राइट्स यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, इसे कोई वायलेट नहीं कर सकता, यानी इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, कोई इसको दबा नहीं सकता, कोई इसको नीचे नहीं कर सकता। ना कि ना खुद गवर्नमेंट कर सकती है, ना ही कोई इंडिविजुअल कर सकता है, ना ही कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जैसे कि आपके स्कूल में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा भेदभाव किया जा रहा है कि नहीं, मैं इस मरीज को नहीं देखूंगा, उसे बाहर निकालो। तो कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता, उसे ख़त्म नहीं कर सकता और उसे बिल्कुल भी ख़राब नहीं कर सकता है। और अगर कर दिया, अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, ठीक है ना, तो उसके पास इसलिए भी हमारे पास एक फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास जितना भी फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, अगर उन सब राइट्स को वायलेट किया जाएगा, अगर उसको माना नहीं जाएगा और लोग वायलेट कर देंगे, तो हमारे पास एक और राइट है कि हम उस राइट के तहत अपने जो राइट वायलेट हुआ है उससे हम रेमेडी पा सकते हैं, उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स से। तो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले मोतीलाल नेहरू कमेटी 1928 में, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, इंडिपेंडेंस से पहले मोतीलाल नेहरू कमेटी में ऐसा डिमांड किया गया था बिल ऑफ राइट्स के बारे में, वही फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिस्ट दिए गए हैं राइट्स के, जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है कि हाँ, अगर उसे वायलेट किया जाएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ कि अगर हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर वो वायलेट हो जाएगा तो हम कहाँ चल जाएंगे? हम जुडिशरी के पास जा सकते हैं, यानी कोई भी कोर्ट के पास जा सकते हैं। सबसे पहले हाई कोर्ट के पास जाएंगे, उससे पहले हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाएंगे, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। इस तरह से हम अपील कर सकते हैं। तो कुछ राइट्स दिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, और जो इसमें स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है, ठीक है ना। और उसे हम चेंज कैसे कर सकते हैं? यानी कि चेंज करने का भी कुछ कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि हमारे पास टोटल पहले 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था। अभी मैं आपको समझाती हूँ, रुकिए।
हमारे पास अभी कुल टोटल पार्ट 13, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 13 आर्टिकल 12 से लेकर 35 में दिया गया है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला राइट हमें दिया गया राइट टू इक्वालिटी, यानी कि इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल। राइट टू फ्रीडम, सबको फ्रीडम दी गई है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कोई किसी के ऊपर शोषण नहीं कर सकता, किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता, फोर्स नहीं कर सकता। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सबके पास अपना अपना राइट है कि वो अपने अपने रिलीजन को कन्फेस कर सकते हैं, प्रोपिगेट कर सकते हैं और उसे मतलब वर्शिप कर सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सबके पास अपना कल्चर को और अपने एजुकेशन को प्रमोट करने का राइट है। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में। क्यों? जो मैंने आपको कहा कि अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जा रहा है, कोई अगर मुझे राइट टू इक्वालिटी मुझे नहीं दे रहा है, तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं जाऊँगी जुडिशियरी के पास। किसके तहत जाऊँगी? इस राइट के तहत, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अगर मेरा जो इतना 1 से लेके 5 तक जितना राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी राइट अगर वायलेट हो रहा है, तो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के तहत मैं कहाँ जा सकती हूँ? जुडिशियरी के पास जा सकती हूँ अपने राइट को प्रोटेक्ट करवाने के लिए। एट प्रेजेंट हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन हमारे पास जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था 1950 26 जनवरी, जब उसे हम फोर्स में लाए थे, तब हमारे पास कुल 7 राइट्स थे। एक था एक्स्ट्रा राइट टू प्रॉपर्टी। ये राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन 1973 में इसे फंडामेंटल राइट से हटाकर हम अमेंड कर दिए। अब देखिए एक और बात, फंडामेंटल राइट को हम चेंज कैसे कर सकते हैं? तो कैसे करेंगे? अमेंडमेंट के थ्रू। अमेंडमेंट एक लंबा प्रोसेस होता है, पार्लियामेंट में होता है, उसमें बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है। उस तहत आप क्या कर सकते हैं? उसे चेंज कर सकते हैं। अमेंडमेंट यानी कि चेंज। तो फंडामेंटल राइट को अमेंड किया गया था सबसे पहले 1973 में, और राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट से, ठीक है ना। ये टोटल 7 राइट्स हुए करते थे हमारे पास, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर हम इस राइट टू प्रॉपर्टी को एक सिंपल सा लीगल राइट बना दिए और इसे हम डाल दिए 300A आर्टिकल में, ठीक है, आर्टिकल 300A में। तो अभी हमारे पास एट प्रेजेंट टोटल 6 फंडामेंटल राइट है। चलिए अब हम एक एक करके सारे राइट्स को समझेंगे। आज हम टोटल 6 राइट्स में 5 राइट करने वाले हैं, ठीक है ना। और जो लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, और उसके आगे का जो भी चैप्टर बच जाएगा, जो पार्ट्स, वो हम सेकंड पार्ट में कर देंगे, जो भी बच जाएगा, ठीक है। अभी हम आज टोटल 5 राइट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 और 18 में दिया गया, 14 to 18 में दिया गया है। 14 में 15, 16, 17, 18 राइट टू इक्वालिटी के लिए हमारे पास टोटल कितना आर्टिकल है? 5 आर्टिकल है। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ यानी कानून के सामने सब से इक्वल है, सब बराबर है। ऐसा नहीं है कि कानून के सामने अगर मैं कुछ गुनाह करती हूँ, जुर्म करती हूँ, ठीक है, और कोई एक सेलिब्रिटी कोई गुनाह करता है, कोई अगर कुछ भी ऑफेंस करता है, तो ऐसा नहीं है कि उसको अलग सज़ा दिया जाएगा, उसको कम सज़ा दी जाएगी और मुझे ज़्यादा सज़ा दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब इक्वल है। अगर मैं कुछ गलत करती हूँ और कोई सेलिब्रिटी कुछ गुनाह करता है, तो हम दोनों को इक्वल पनिश किया जाएगा। तो ये क्या है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि सब लॉ और कानून के सामने इक्वल है। कोई ऐसा नहीं है ऊपर नीचे नहीं है, इक्वल प्रोटेक्शन सबको दी जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया कि हाँ तुमको नहीं पनिश किया जाएगा, तुम तो अब अमीर आदमी हो, ऐसा कुछ नहीं है, सब इक्वल है। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ, ठीक है, प्रोहिबिशन करता है यानी बैन करता है, किसमें? कि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते रिलीजन के बेसिस में, किसी को भी रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, या फिर सेक्स, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि या फिर ये लड़का है, लड़की है, जेंडर, ये सब, इन सब के बेसिस पे हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, किसी के ऊपर भेदभाव नहीं कर सकते कि तुम इस रिलीजन से बिलोंग करती हो, तुम तो ऐसे हो वैसे हो, ये भी बैन है, ठीक है। आर्टिकल 15 ये कहता है। आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सबको अधिकार है, इंडिया में सबको अधिकार है कि सबको इक्वल एम्प्लॉयमेंट करने के अधिकार है। ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ काम करने का अधिकार है और जो नीचे कास्ट के लोग हैं उनको काम करने का अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है, सबको इक्वल काम करने का अधिकार है। आर्टिकल 16.4 में दिया गया है, आर्टिकल 16.4 में, कि ST SC कुछ बैकवर्ड वुमेन के लिए रिजर्वेशन भी किया गया है एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि इससे क्या होगा? इनके बेटरमेंट होगा, मतलब इनके लिए बेटर है ये। और रिजर्वेशन किया गया किनके लिए? ST शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के वुमेन के लिए, कुछ बैकवर्ड वुमेन के लिए, इनको भी पार्टिसिपेशन के लिए, क्योंकि हमेशा से वुमेन पीछे रही है। पहले वुमेन के ऊपर बहुत शोषण किया जाता था, उनको हमेशा पीछे रखा जाता था, इसलिए हम ये थोड़ा बहुत उनको कह सकते हैं हम ये प्रिविलेज दे रहे हैं ना। आर्टिकल नंबर 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए सबसे बेस्ट है। देखिए पहले के टाइम पे क्या होता था, जो दलित्स थे,
दलित नहीं कहूँगी, अगर मैं कहूँगी जो लोअर कास्ट के लोग थे, जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, उनको क्या होता था, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। उनको उन टेम्पल्स में नहीं जाया दिया जाता था जहाँ पे अपर क्लास के लोग जाते थे। उनको उस कुएं से पानी नहीं पिए देना मतलब पीने दिया जाता था, जिससे जो अपर क्लास के लोग हैं वो पीते थे। यानी बहुत भेदभाव होता था, ठीक है ना। अनटचेबल, क्योंकि तुम अनटचेबल हो, यानी तुम अनटचेबल हो, तुम तो नीचे जात के हो, तो इस तरह करके लोगों को बहुत परेशान किया जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो इसे भी बैन कर दिया गया आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 18 कहता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल। ऐसा तुम नहीं कह सकते तुम महाराणा प्रताप हो, कोई टाइटल नहीं रख सकते। इंडिया में हम कोई टाइटल नहीं रख सकते। ऐसा नहीं मैं कह सकती हूँ कि मैं रानी लक्ष्मीबाई, कुछ ऐसा टाइटल नहीं रख सकती हूँ। तो टाइटल को भी अबॉलिश कर दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये हमें एक फंडामेंटल राइट दिया गया है। तो राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल नंबर 18 कहता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। नाउ राइट टू फ्रीडम। राइट टू इक्वालिटी आपको समझ में आ गया, अब राइट टू फ्रीडम की तरफ मूव करते हैं। तो राइट टू फ्रीडम में हमारे पास टोटल 4 राइट्स है, 19, 20, 4 आर्टिकल है, 19, 20, 21 एंड 22। 19 से लेकर 22 तक हमारे पास राइट टू फ्रीडम के लिए आर्टिकल दिया गया है। आर्टिकल 19 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू, प्रोटेक्शन दिया गया है कि हम कुछ भी हम मुझे बोलने का अधिकार है, एक्सप्रेस करने की अधिकार है। यानी कि मेरा कुछ थॉट है कि गवर्नमेंट ये काम गलत कर रही है, तो मैं क्रिटिसाइज कर सकती हूँ कि हाँ गवर्नमेंट ये काम गलत कर रहा है। तो मुझे फ्रीडम है स्पीच का, बोलने का, एक्सप्रेस करने का, एसोसिएशन, कोई यूनियन बनाने का फ्रीडम है। मैं कहीं भी इंडिया में कहीं भी मूव कर सकती हूँ। हमें राइट दिया गया कि हम कहीं भी मूव कर सकते हैं इंडिया में, कहीं भी जाके रह सकते हैं, कहीं भी सेटल हो सकते हैं, कोई भी पार्ट, इंडिया के कोई भी पार्ट में हम सेटल हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं। राइट टू मूवमेंट है हमारे पास, ठीक है ना। और कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं। यानी मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, अगर मुझे बार्बर बनना है तो मैं बार्बर बन सकती हूँ। यानी ऐसा कोई मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं दिया गया है कि तुम इस कास्ट से हो तो तुम ये सिर्फ यही काम करोगे, ऐसा नहीं है। अब आप कुछ भी प्रोफेशन कर सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, तो ये आपको फ्रीडम दिया गया है। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। यानी कि अगर आप कुछ ऑफेंस करते हैं, कुछ जुर्म करते हैं, ठीक है, तो आप कोई भी गुनाह करते हैं तो आपके पास राइट टू अक्यूज्ड है, यानी अपने आप को सही साबित करने का आपके पास राइट है। ऐसा नहीं है कि आप अगर कुछ गुनाह कर दिए तो आपको डायरेक्ट ही फांसी पे चढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी हमारे पास फ्रीडम है। इसके अंदर हमें 3 फ्रीडम दिया गया है कि एक पनिशमेंट के लिए, एक ऑफेंस के लिए, यानी एक गुनाह, एक जुर्म के लिए एक बार ही पनिश कर सकते हैं हम। ऐसा नहीं कि कोई एक जुर्म किया उसे हम 4 बार 5 बार पनिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल बैन है, इलीगल माना जाता है। उसके बाद सेकंड है कि अगर अभी कोई लॉ बनाया गया है कि इस लॉ के तहत, अगर जैसे अभी कोई लॉ बनाया गया 2024 में, ठीक है, इस लॉ के तहत जो 19 फॉर एग्जांपल 1980 में कोई कुछ गलत काम किया, लेकिन 2024 में इस लॉ के तहत वो मतलब बिल्कुल वो गलत साबित हो रहा है, तो हम ऐसा नहीं कि कुछ पुराने डेट के हिसाब से अगर कुछ नया लॉ बन रहा है पुराने डेट में, हम उसको जाकर पनिश कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते हम। थर्ड ये है कि अगर कोई अपना जैसे कि किसी को हम अरेस्ट कर लिए हैं, ठीक है, और वो क्या हो रहा है ना, वो अपने आप मतलब उसके लिए हमें कोई सबूत नहीं मिला है, मतलब उसके खिलाफ हमें सबूत नहीं मिल रही, ठीक है, तो हम उसे फोर्स नहीं कर सकते, उस पर्टिकुलर इंसान को हम फोर्स नहीं कर सकते कि तुम अपना जुर्म कबूल करो, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये भी प्रोहिबिट है किसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल 20 ये कहता है। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि हमारे पास राइट टू लाइफ है। ऐसा नहीं कि कोई चलते रहा मुझे ऐसा गोली मार सकता है, बिल्कुल नहीं, मेरे पास लाइफ है, मुझे जीने के अधिकार है। तो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, मेरे पास राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है। मेरे पास पर्सनल लिबर्टी यानी मेरे पास फ्रीडम है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरा जो मन कर रहा है, लेकिन हाँ कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। तो अगर मुझे अरेस्ट कर लिया गया तो मेरे पास राइट टू लाइफ है कि मैं लॉयर को हायर कर सकती हूँ अपने आप को डिफेंड करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मुझे अरेस्ट कर लिया तो डायरेक्ट फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर मुझे अरेस्ट कर लिया गया है तो 24 आवर्स के अंदर मुझे मजिस्ट्रेट के पास उनके पास ले जाना पड़ेगा, उनको शो करना पड़ेगा कि हाँ इसे अरेस्ट किया गया है 24 आवर्स के अंदर ही। उसके बाद मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे कि हाँ इधर ये गलत है और सही है, या फिर इसे अरेस्ट मतलब जेल में डालना है या फिर छोड़ देना है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 में ही आर्टिकल 20.1 एक इसी का आर्टिकल का पार्ट है जिसमें दिया गया है राइट टू एजुकेशन के बारे में। ये भी एक फ्रीडम है हमको एक फ्रीडम मिला है कि राइट टू एजुकेशन, यानी कि 6 से लेकर 14 ईयर्स के बच्चे, 6 से लेकर 14 साल के जितने ही बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा, किधर से गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो ये आर्टिकल 21A में दिया गया है। आर्टिकल 22 राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसको हम ब्रीफली आगे एक टॉपिक में समझेंगे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, उसमें हमको क्या प्रोटेक्शन दिया गया, वो प्रोटेक्शन हमें आर्टिकल 22 में दिया गया। चलिए समझते हैं। चलिए आर्टिकल 22 को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं।
तो आर्टिकल 22 कहता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय कोर्ट, यानी कि कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है जो कुछ फॉर सपोज वो कुछ ऑफेंस नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसको कोर्ट क्या करे, अरेस्ट कर ले रही है। क्यों अरेस्ट कर लिए? ऐसा लग रहा है शक के आधार पे कि हाँ ये कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज में इंगेज है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई फ्रेंड है वो कुछ अनलॉफुल यानी कुछ इलीगल काम में इंगेज है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है कोर्ट को, लेकिन फिर भी कोर्ट उसको अरेस्ट कर सकती है। किसके तहत? प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत। क्यों? क्योंकि अगर मतलब क्या पता इंडिया को थ्रेट हो, उससे इंडिया की लॉ एंड ऑर्डर में थ्रेट पहुंचे या फिर इंडिया की पीस एंड सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचे, इसलिए हम उसे अरेस्ट कर लेते हैं उस पर्टिकुलर इंसान को जिस पे हमें शक होता है कि हाँ ये कुछ गलत काम कर रहा है, यानी कि वो जुर्म करता है उससे पहले ही हमें उसे अरेस्ट कर लेते हैं। तो अरेस्ट कर सकते हैं हम, अरेस्ट करने के बाद हमें तुरंत 24 घंटे के अंदर में, तो यही दिया गया है आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन, यानी कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में हम जब कोई पर्टिकुलर इंसान को अरेस्ट कर लेते हैं तो उसके पास प्रोटेक्शन दिया गया है कि 24 आवर के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा, कोई भी जज के पास ले जाया जाएगा, आपकी डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट के जज के पास ले जाया जाएगा और वो जज डिसाइड करेंगे कि इसे क्या सज़ा देनी है। ठीक है, तो यही प्रोटेक्शन दिया गया। अगर हम किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट करते हैं तो लास्ट हम 3 मंथ तक कर सकते हैं, उसके बाद हमें उसे छोड़ना ही पड़ेगा। अगर 3 मंथ तक हमें कोई सबूत नहीं मिला कि हाँ ये कुछ गलत काम करे तो हमें उसे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ये प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि कहते तो है कि ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट इसको मिसयूज़ करती है। कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल रहा है तो कभी कभी गवर्नमेंट उसके ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा के उसको अरेस्ट करवा लेती है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो एक टेंशन क्रिएट होता है राइट टू लाइफ। हम राइट टू लाइफ देते हैं फ्रीडम में, राइट टू फ्रीडम में हम एक आर्टिकल में देते हैं, एक राइट देते हैं, राइट टू लाइफ, सबके पास जीने का अधिकार है। और हम इधर प्रिवेंटिव डिटेंशन भी करते हैं, अगर कोई कुछ गुनाह नहीं किया फिर भी उसको अरेस्ट कर लेते हैं शक के आधार पे। तो ये बिल्कुल एक थोड़ा मतलब मैच नहीं, एक टेंशन क्रिएट हो जाता है कि करे तो करे क्या, सही क्या है। तो आप बताइए आपके हिसाब से क्या सही है? प्रिवेंटिव डिटेंशन सही है कि हम किसी को वो कुछ भी गलत नहीं किया उससे पहले हम उसको अरेस्ट कर लेते हैं? कॉमेंट बॉक्स में बताइए। अब हम समझेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, तो वो राइट टू इक्वालिटी समझ चुके हैं, हम राइट टू फ्रीडम समझ चुके हैं, अब हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन समझेंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में टोटल 2 राइट्स है, 23 एंड 24। आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस प्लेस एंड जॉब। देखिए आर्टिकल 23 कहता है कि आप कोई भी ह्यूमन बीइंग को बेच नहीं सकते, उसको खरीद नहीं सकते एज अ स्लेव। ऐसा नहीं कि आप कुछ लेबर को खरीद नहीं सकते, मतलब यानी ह्यूमन बीइंग को आप ना बेच सकते ना खरीद सकते। ये प्रोहिबिट किया गया किसमें? आर्टिकल 23 में। यानी कि आप फोर्स लेबर नहीं कर सकते। फोर्स लेबर यानी कि बेगार क्या होता है कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि एक फील्ड है, एक ज़मींदार है, उसमें इस फील्ड में एक पीजेंट काम करता था, लेकिन इस पीजेंट को कुछ रेवेन्यू देना पड़ता है। अगर वो नहीं दे पाया तो ये क्या हो जाएगा? बेगार बन जाएगा इस ज़मींदार का, यानी कि ये इस फील्ड में काम करते रहेगा और इसे पैसा नहीं दिया जाएगा। फोर्स किया जाएगा कि तुम काम करो, लेकिन उसको सैलरी, उसको वेजेस नहीं दिया जाएगा। तो इसको बैन किया गया इंडिया में, बेगार को। आप कोई भी ह्यूमन बींग को सेल और बाय नहीं कर सकते, और बॉन्डेड लेबर को बैन किया गया है इंडिया में। ठीक है, अब आर्टिकल 24 कहता है कि कोई भी बच्चे को हम हजार्डस, कोई भी डेंजरस प्लेस में हम काम नहीं करवा सकते। 14 साल के कम के बच्चों को हम कोई भी डेंजरस प्लेस यानी कि माइनिंग में या फिर कोई भी ऐसी जगह में काम नहीं करवा सकते जहाँ पे उनको खतरा हो। और चाइल्ड लेबर बिल्कुल तरह से इलीगल है इंडिया में, आर्टिकल नंबर 24 ये कहता है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, हम किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, यानी कि शोषण नहीं कर सकते, किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, फोर्स नहीं लगा सकते हैं। तो इसके पास एक ये भी राइट है, एक हम इंसान के पास एक और राइट है कि हमारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर सकता है। पहले के टाइम पे बहुत सारे जो लोअर कास्ट के लोग होते थे, शूद्राज और बहुत सारे लोअर कास्ट के लोग होते थे, मैं कहना नहीं चाहती, पर आप देखिए कि लोअर कास्ट के लोगों को बहुत ज़्यादा अत्याचार सहना पड़ा। तो उसी के लिए ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फंडामेंटल राइट बनाया गया है। चलिए अब तक हम क्या समझे? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अब हम पहुंचते हैं अपना 4th फंडामेंटल राइट पे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 24 आर्टिकल से लेकर 28 तक बताता है, यानी कि 25 आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28 बताता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 25 कहता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपगेट ऑफ एनी रिलीजन, यानी कि अगर मेरा रिलीजन है, मेरा धर्म है और मेरे पास ये अधिकार है कि मैं फ्रीली उसको प्रोपगेट कर सकती हूँ, यानी कि मैं किसी को भी बता सकती हूँ अपने रिलीजन के बारे में, स्प्रेड कर सकती हूँ, प्रैक्टिस कर सकती हूँ, फेथ रख सकती हूँ, वर्शिप कर सकती हूँ, ठीक है ना, प्रोफेशन कर सकती हूँ। तो ये सब बताया जा रहा है, फ्री प्रोफेशन कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है मैं कहीं भी अपने धर्म को
मतलब अपने धर्म को कहीं भी कंसाइंस कर सकती हूँ, कहीं भी वर्शिप कर सकती हूँ, मेरे पास फ्रीडम है। इंडिया में मेरे पास फ्रीडम है कि मैं अगर कोई भी स्टेट जाऊँ तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने स्टेट में सिर्फ अपने फ्रीडम, अपने रिलीजन को मान सकती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं दूसरे स्टेट में जाके भी अपने रिलीजन को वर्शिप कर सकती हूँ। तो ये एक आर्टिकल 25 में दिया गया। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर। हमारे पास आर्टिकल 26 कहता है कि हम क्या हो सकता है, हम एक इंस्टीट्यूशन को भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यानी कि अगर अगर मेरा अधिकार है कि हम मंदिर बनवा सकते हैं, अगर सरकार हमें रोकेगी नहीं, कोई हमें पर्टिकुलर इंसान भी नहीं रोकेगा कि आप मंदिर क्यों बनवा रहे हैं। हम मस्जिद बनवा सकते हैं, मदरसे बनवा सकते हैं, गुरुकुल बनवा सकते हैं। तो हमारे पास रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन है उसे इस्टेब्लिश करने की भी राइट्स दिया गया, और हम उसमें अपना खुद का रूल चला सकते हैं। अगर मैं अगर कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खोल रही हूँ तो मैं वहाँ पे अपने खुद का रूल्स चला सकती हूँ, तो ये भी मेरे पास राइट है। आर्टिकल 27 कहता है कि सरकार रिलीजन के नाम पे किसी से टैक्स नहीं ले सकती है। ऐसा नहीं कि आप मंदिर चला रहे तो आप इतना टैक्स दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सरकार क्या है ना कि रिलीजन के ऊपर रिलीजियस टैक्सेस नहीं लगा सकती। जैसे कि एक टाइम पे, मुगल के टाइम पे जिजिया टैक्स लगाया जाता था। जो मुस्लिम्स होते थे वो नहीं देते थे, जो नॉन मुस्लिम्स होते थे, यानी कि जो क्रिश्चियंस होते थे, जो हिंदूज होते थे, और भी अदर जो रिलीजन के होते थे नॉन मुस्लिम, उनको ये जिजिया टैक्स दिया जाता था मुगल कोर्ट में। तो ये बिल्कुल एक रिलीजियस टैक्स है जिसको प्रोहिबिट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 27 से। यानी कि सरकार किसी से भी रिलीजन के नाम पे टैक्स नहीं ले सकती। हाँ, कुछ फी ले सकती है। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं भी जा रहे हो, जगन्नाथ टेम्पल, अच्छा केदारनाथ जा रहे हैं आप, तो वहाँ आपको कुछ फी देना पड़ेगा उसके मेंटेनेंस के लिए। लेकिन हाँ, उसको टैक्स नहीं कह सकते हम, टैक्स नहीं लिया जाएगा, सरकार टैक्स नहीं लेगी। आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 28 सिंपली ये कहता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन फंड में कोई रिलीजियस एजुकेशन के बारे में नहीं बताया जाएगा। यानी कि अगर गवर्नमेंट कोई एक सपोज करिए एक स्कूल है, वो गवर्नमेंट चला रही है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स जो होती है, वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि सिर्फ सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम वहाँ पे सिर्फ उर्दू पढ़ाएं तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट उसको वहाँ पे फंड कर रही है, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन है। या फिर संस्कृत पढ़ाएं, ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पे हम सिर्फ महाभारत के बारे में बताएंगे, तो ये गलत है। यानी कि गवर्नमेंट जो भी इंस्टीट्यूशन में फंड करेगी, जो पूरा फुल्ली गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन होगा, वहाँ पे हम रिलीजियस एजुकेशन नहीं ला सकते। ऐसा नहीं है कि रिलीजन, वहाँ पे पूरा रिलीजन के बारे में सिर्फ पढ़ाया जा रहा हो, ये भी बैन है, आर्टिकल नंबर 28 कहता है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हमारे पास राइट्स है कि हम अपने रिलीजन को कन्फेस कर सकते, कंसाइंस कर सकते, फ्रीली उसको वर्शिप कर सकते हैं और प्रोपेगेट प्रैक्टिस स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मूव टू द अनदर फंडामेंटल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट फंडामेंटल फिफ्थ फंडामेंटल राइट है, जिसमें कि दो हमें आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। अब माइनॉरिटीज़ क्या होता है, देखिए ये इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी संख्या में है, जो सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, जैसे पॉपुलेशन इंडिया का पॉपुलेशन है, तो सबसे ज़्यादा कौन रहता है इंडिया में, हिंदूज़ रहते हैं, तो ये हो गया मेजॉरिटी। क्या हो गया, मेजॉरिटी में हो गया, यानी सबसे ज़्यादा है। सबसे उससे कम जैसे कि मुस्लिम्स कम रहते हैं, सिख यहाँ पे कम है, क्रिश्चियंस कम है, मुस्लिम कम है, सिख क्रिश्चियन, तो ये सब कौन हो गया, माइनॉरिटीज़ हो गए। यानी कि इनका जो संख्या है वो कम है, पॉपुलेशन वाइज देखें तो इनका संख्या है वो कम है, और हिंदूज़ का ज़्यादा है, तो हिंदूज़ आ गए मेजॉरिटी में, और हम मुस्लिम्स और जितने भी और रिलीजन के लोग हैं जो कम है संख्या में पॉपुलेशन में, वो हो गए माइनॉरिटीज़। तो उनके लैंग्वेज को, जैसे कि मुस्लिम्स का लैंग्वेज है उर्दू, ठीक है ना, और भी पंजाबी लोगों का सिख लोगों का पंजाबी लैंग्वेज है, फिर क्रिश्चियन लोगों का, तो सारा जो भी लैंग्वेज है, ST SC सबका उनका अलग अलग लैंग्वेज होता है। तो जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया में, उनका अपना अलग लैंग्वेज होता है, अपना अलग कल्चर होता है ना, तो उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है वो प्रोटेक्शन देगी किसे, माइनॉरिटीज़ को, कि वो अपने लैंग्वेज और कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके। आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए कि जैसे मुस्लिम्स है, ठीक है, मुस्लिम्स है, जैसे कि सिख है, तो मुस्लिम और सिख है, ठीक है, तो इनका जो नंबर है वो बिल्कुल कम है कंपैरेटिवली, अगर हिंदू से देखें तो वो कम है, तो इनका बहुत रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस कम होता है इनका। तो आर्टिकल 30 इनको ये राइट देता है कि ये क्या कर सकते हैं ना, कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं। मुस्लिम से वो मदरसे बना सकते हैं, जो सिख है, जो पंजाबी है, वो गुरुद्वारा बना सकते हैं। तो इनके पास राइट है कि ये अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, वहाँ पे अपने कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम कहते हैं कि डाइवर्सिटी इज़ आवर स्ट्रेंथ, इंडिया में हम कहते हैं कि
अनेकता ही हमारी एकता है। यानी इतने अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग तरह के जीवन जीने के, कल्चर के लोग रहते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, हम फिर भी यूनाइट है, हम सब एक है। तो सबके पास अपना अपना मतलब अपना खुद का कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको राइट होना चाहिए। तो एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन वही होता है जहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ है वो खुश है। एक सक्सेसफुल कंट्री वही होता है जहाँ पे जो उसके माइनॉरिटीज़ है, जो वहाँ पे जितने कम लोग रहते हैं, जो कम संख्या वाले लोग रहते हैं, वो खुश हो और उनका जो कल्चर है, लैंग्वेज, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, तो वो एक बहुत खुशहाल कंट्री होगा। ठीक है। तो हम राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशनल राइट, हम सारे राइट्स को समझ चुके हैं। सारे नहीं, एक लास्ट राइट बचा हुआ है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। उसे हम पार्ट सेकंड में करेंगे। अब बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, और बाकी का जो डीपीएसपी और भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो सब हम पार्ट सेकंड में अपने चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अभी यहीं तक मैं रुकती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय। और बताइएगा कैसा लगा आपको पूरा चैप्टर। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो, कोई भी डाउट हो तो। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। जय हिंद।